हाँ बच्चों, तो अब हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये होता है कि यदि चूंकि चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव भी रिपेल करते हैं एक दूसरे को, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव जो है अट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि ये एक पॉजिटिव है और एक दूसरा वाला एक पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को भगा देता है, मतलब रिपेल करता है। और एक निगेटिव है और दूसरा वाला भी निगेटिव है, ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करता है। अब हम लोग एक चीज़ और पता करना चाहेंगे, एक चीज़ और नया चीज़ है थोड़ा सा, जिसमें चूंकि हम लोग अभी अभी बात किए कि मास जो है छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है, तो इसका मतलब है कि उसमें चार्ज है, ठीक है ना। मास के अंदर क्या है, चार्ज है, मतलब चार्ज उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब हम पता करना चाहेंगे कि मास और चार्ज को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे को समझेंगे कैसे कि मास और चार्ज अलग है, तो हम कैसे इसको अलग करें। तो हम लोग देखते हैं, एक तरफ चार्ज को रख लेते हैं और दूसरे तरफ मास को रख लेते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा कि चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है और क्या होता है, निगेटिव होता है, जबकि मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप यदि आप सोच सकते हैं कि यदि कोई बंदे से, अभी सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोगों ने फास्टिंग भी रखा होगा, तो जिनका मास 60 kg था और घट के 55 kg हो गया, इसका मतलब क्या, उनका मास निगेटिव नहीं हुआ? तो नहीं, मास हमेशा पॉजिटिव में है और वो अमाउंट कितना है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 55 kg का। एक चीज़ और आप कह सकते हैं, क्या मास निगेटिव में हो सकता है? यदि मास निगेटिव में होगा तो क्या होगा? मास निगेटिव तो छोड़ दीजिए आप, मास यदि 0 भी होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ये मत समझिएगा कि वो वाला एग्जिस्ट, रात वाला भूत प्रेत निगेटिव एनर्जी, ये सब बात की बेकार की बात है, तो इन सब चीज़ों में नहीं। यदि उसका वैल्यू 0 है किसी भी चीज़ का, इसका मतलब यदि निगेटिव तो हो नहीं सकता, यदि 0 भी है तब भी उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी। इसलिए मास हमेशा हर हाल में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। पहला बात। दूसरा बात है क्या कि आपने अभी पढ़ा था कि बताया था, अभी हम लोग इस बात पे चर्चा हो चुकी थी कि इसमें अट्रैक्शन भी होता है पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। रिपल्सन कब होता है? रिपल्सन होता है निगेटिव निगेटिव के बीच में, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। इसमें जो होगा हर हाल में अट्रैक्शन होगा, मतलब मास अट्रैक्शन फार्मूला कौन सा लगेगा भैया इसमें, A बराबर G(m1)(m2) बाई r², न्यूटन्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा भैया, उसमें हम बात करेंगे, और वो उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। फार्मूला इसमें लगता है Fe = K Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 मिल गया। अब तीसरा क्या होगा? तीसरा है चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब होता है, कूलम्ब, इसको डिनोट करते हैं सी से। जबकि मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। इसको डिनोट करते हैं केजी से। चौथा पॉइंट है इसका, सिंपल सा है, चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब होता है, जबकि मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। चार्ज जो होता है हमेशा कंजर्व रहता है, ऑलवेज कंजर्व, जबकि मास जो है बेचारा अकेले कंजर्व नहीं होता। कंजर्व, तो मास किसके साथ कंजर्व होता है? मास होता है एनर्जी के साथ कंजर्व। कौन सा फार्मूला लगता है इसके लिए? E इक्वल टू mc², जहाँ पे आइंस्टीन साहब ने फार्मूला दिया था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में मास है तब उसमें एनर्जी होगा, और उसका फार्मूला था E इक्वल टू mc², जहाँ c क्या है? c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग जो भी बात करेंगे एनसीईआरटी से बेस्ड ही बात करेंगे, और इसको थोड़ा सा आप लोग राइट डाउन, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। चार्ज के बारे में बात हो चुकी है, अब हम लोग टोटली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, उसके चीज़ों को एक एक करके आगे लेके चलेंगे। लास्ट में हम लोग जब उस ख़त्म करेंगे उसके सारे थ्योरी को, तो फिर नॉमरिकल बनाएंगे। नॉमरिकल भी हम लोग स्टार्टअप बहुत बेसिक से करेंगे और लेते चलेंगे, साथ में क्वेश्चंस भी लेते चलेंगे। और हम लोग जैसे कि शुरू से एकदम बिगनिंग से धीरे 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 आगे बढ़ेंगे फिजिक्स। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कंडक्टर्स है क्या चीज? कंडक्टर्स में विच
allow movement of electron, which allow movement of electrons called conductors. ठीक है, कंडक्टर्स क्या है? विच अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इंसुलेटर्स क्या है? which does not allow movement of electrons. उसी को कहते हैं इंसुलेटर, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं ये दोनों. पहला विच अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा कहते हैं विच डज नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको इंसुलेटर बोलते हैं. यदि कहा जाए कि मूवमेंट ऑफ, यदि हम एक कंडक्टर्स का जैसे एग्जांपल देते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में होता है क्या चीज? मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ये यदि हम इसमें इलेक्ट्रॉन पास करवाए तो इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, या आगे की तरफ बढ़ने लगता है. मतलब ये अलाउ करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को. जबकि ये जो है, यदि ये मान लीजिए कि वुड है और इसमें हम लोग ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जहां पे देंगे वहीं पे रह जाएगा. मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं. दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, उसको कंडक्टर बोलते हैं. दूसरे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे. इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजिली, दैट इज कंडक्टर. इन विच इलेक्ट्रिसिटी कांट पास, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर. लिखिए. और इसमें लिखने लायक ऐसा कोई चीज है भी नहीं, लेकिन यदि आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए. थोड़ा सा पॉज करके भी आप लोग उतार सकते हैं, लिख सकते हैं. हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है इसमें ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग समझ रहे हो ना? घर में जो आप अर्थिंग डालते हो घर के पीछे में ले आके या चापाकल में, वैसे वो कहते हैं ग्राउंडिंग और अर्थिंग. ग्राउंडिंग और अर्थिंग. ग्राउंडिंग और अर्थिंग है क्या चीज? अर्थिंग आप क्यों डालते हैं? आपने देखा होगा कि दो वायर होता है, बल्ब को जला रहे होते हैं या किसी भी चीज में, एक लाइव वायर होता है और एक पॉजिटिव वायर होता है, एक निगेटिव वायर होता है, जिसको बोलते हैं आपके एक ठंडा है और एक गर्म है. तो एक्चुअली जो गर्म में रहता है उसमें चार्ज रहता है, और ठंडा में जो होता है क्या चीज, उसमें कुछ नहीं रहता है. जैसे अब किसी बल्ब को, मान लीजिए कि ये बल्ब है और इसको जलने के लिए चाहिए कितना? 220 वोल्ट का करंट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए उसको जलने के लिए. और इस एकाएक आपके यहाँ 240 वोल्ट आ जाता है, क्योंकि वोल्टेज तो फ्लक्चुएट करता रहता है. तो 240 वोल्ट आ गया. इस सिचुएशन में क्या होगा? बल्ब फटेगा, टूटेगा. चाहे तो फ्रिज में लगा हुआ है कनेक्शन, तो क्या होगा? फ्रिज जलेगा. इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इस कंसेप्ट का यूज किया गया अर्थिंग का. अर्थिंग में होता है क्या? मान लीजिए कि ये बल्ब है
ये बल्ब है, ऊपर से आ रहा है और एक ऊपर से आ रहा है एक लाइव वायर और दूसरा है अर्थिंग। ये अर्थिंग जा रहा है ग्राउंडिंग में, सबका अर्थिंग ग्राउंडिंग में जाता है। आपको लगता होगा कि 2 तार है और ये आ रहा है आपका मेन लाइव वायर। मान लीजिए ये इसका जो है 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट 100 वाट का बल्ब है पीला वाला और 220 वोल्ट है। आजकल तो आ रहे हैं 9 वाट का भी बल्ब आता है CFL वगैरह, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है, वो उड़ता नहीं। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो होता है क्या, जो लाइव वायर आ रहा है यहाँ से 220, ये जो सप्लाई हमारे घर में आ रहा है ये 220 का ही आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जब वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो ये 220 से 240 हो गया, 260 हो गया। ये तो इसका मतलब 260 है तो उधर सप्लाई से आया और इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 220 वोल्ट की। कैपेसिटी कितनी है 220 वोल्ट की। आ रहा है कितना 260। भैया जी कैपेसिटी से ज़्यादा आ रहा है, उसको रखने की कैपेसिटी है नहीं। 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो जलेगा या तो उड़ेगा। और इससे बचने के लिए क्या करता है कि एक वायर जो इसमें एक्सेस जा रहा है 40 वोल्ट, ये 40 वोल्ट को इधर सप्लाई कर देता है। भैया चले जाओ, कहाँ चला गया, अर्थिंग के नाम पे। तो क्या होगा, ये बल्ब सुरक्षित रह जाएगा, बच जाएगा। यदि ये अर्थिंग उड़ा देंगे आपने अर्थिंग का कनेक्शन नहीं डाला, 260 है 220 लिया, बाकी का क्या करेगा, बाकी का तो रहेगा नहीं, इसके पास रखने की कैपेसिटी है नहीं, इधर उधर पैकेट वैकेट, तो इसके पास पैकेट है नहीं तो कहाँ जाएगा, उड़ जाएगा। इसीलिए अर्थिंग देते हैं। मतलब अर्थिंग क्या करता है, एक्सेस चार्ज जो होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, कहाँ, ज़मीन में। तो एक तरह का क्या हो गया, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक्सेस चार्ज को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं अर्थ के साथ। ठीक है, लिखिए, the process of sharing excess charge with the earth is known as ग्राउंडिंग और अर्थिंग। यही है, क्यों करते हैं, सेफ्टी मेजर है, सेफ्टी के लिए। इससे हमारे एप्लायंसेस जो रहता है सुरक्षित रहते हैं। यही है ग्राउंडिंग और अर्थिंग। नेक्स्ट लिख लीजिए इसको आप। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी का टॉपिक है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को कैसे करेंगे हम उस पर भी बात करेंगे। इसको आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब हो गया, इसको आप ऐसे समझिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है और कल है उसका एग्जाम। उसकी माँ और साथ में उसके मौसा जी भी है, उसका एक दोस्त है, मतलब मौसा जी का बेटा है, वो एक बच्चा है जिसका कल एग्जाम है, एक मौसा जी का बेटा है और एक उसके मौसा जी। और उसकी माँ कहीं किचन में खाना बना रही है और ये बेचारी को टेंशन है,
कि कल उसके बच्चे का एग्जाम है, ये जाकर टोक भी नहीं सकती है कि जाओ पढ़ोगा, अभी अभी आया है। तो क्या करेगी ये किचन से ऐसे थोड़ा सा मुंडी निकालेगी यहाँ से और देखेगी कि उसके बेटे का आंख उसके आंख से कब मिल रहा है। जैसे ही उसके बेटे का आंख उससे मिलेगा, उनके बेटे का आंख उससे मिलेगा, वो आंखों आंखों में इशारा करेगी कि बेटा उठ के भागो वहां से। वो भी बच्चा समझ जाएगा कि कल एग्जाम है, हटना है। मतलब इसमें माँ न चप्पल उठाई न झाड़ू और बेटा उठ के पढ़ने चला गया। तो इसमें हुआ क्या, बिना थप्पड़ मारे यदि कोई बच्चा पढ़ने बैठ जाए तो उसको मारने की जरूरत है क्या? नहीं मारने की जरूरत है। तो यही बात हुआ यहाँ पे। चार्जिंग बाय इंडक्शन में भी क्या होता है कि बिना जो है फिजिकल टच किए हुए चार्ज जो है ट्रांसफर कर देते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। आपने इंडक्शन चूल्हा देखा होगा, वो भी उसी पे बेस्ड है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज the process of sharing the charge from one body to another body without any physical contact known as, आपको तो पता ही है इसके बाद, is known as charging by induction। यही है चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब एक बॉडी को बिना टच के दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा दिए चार्ज को, उसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन होता कहाँ है, देखे हैं कि क्या? हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है, इंडक्शन चूल्हा भी उसी बेस्ड है। और दूसरा, जब एक बॉडी का चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हो जाए एनी फिजिकल कांटेक्ट को, उसको भी कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन चीज। अभी तक सारा का सारा बेसिक है, लिखने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू ही बात कर रहे हैं और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आप लोग एक बार इसको देख के भी आएगा एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, बहुत इजी बुक है। और समझ गए तो जेई हो या नीट, दोनों के लिए आसान बुक है। नहीं समझे तो दुनिया का कोई टीचर आपको हाथ पकड़ के ना नीट निकलवा सकता है ना जेई निकलवा सकता है। इसलिए बुक पढ़िए, बुक, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए, आप साथ मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला इसका 3 प्रॉपर्टी है। पहला एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा है
चार्ज इज कंजर्व्ड, तीसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। चार्ज इज कंजर्व मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसमें होता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज रहेगा इंटीग्रल पार्ट में। और ये तीनों टॉपिक हम आपका फिर से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। तब तक आप पढ़िए, एनसीईआरटी को स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी ही मेन बुक है। यदि एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करें, हो सकता है कि नॉमरिकल स्टार्टिंग में ना बने, कोई बात नहीं है। हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे नॉमरिकल के लिए, कुछ और लेवल नीचे करके, और बाद में धीरे धीरे करके हम लोग एससी वर्मा और डीसी पांडे तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कीजिए, हम उसी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।